फ्रेंड्स, आज हम ब्रिटिश भारत के अंतर्गत रेलवे के विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, भारत में ब्रिटिश सरकार ने वो रेलवे का विकास किन उद्देश्यों से किया था? अगर उनके उद्देश्यों को देखा जाए तो उनके आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने भारत में रेलवे के विकास पर बल दिया था। दूसरा उद्देश्य उनका था कच्चा माल को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए उन्होंने रेलवे का विकास किया था, तथा खाद्यान्न को इंग्लैंड भेजने के लिए भी उन्होंने रेलवे के विकास पर बल प्रदान किया था, क्योंकि खाद्यान्न को बंदरगाह पर पहुंचाने में आसानी होती थी। अब रेलवे के विकास की अगर विशेषताएं देखें तो सबसे पहले रेल 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड कर्जन के समय चली थी, है ना? सॉरी, लॉर्ड कर्जन नहीं, लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी, है ना? लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी। और कहां से कहां तक चली थी? ये मुंबई से लेके ठाणे तक चली थी, है ना? मुंबई से ठाणे तक ये रेल चली थी। दूसरी रेल अगर देखा जाए तो वो कलकत्ता से रानीगंज के मध्य चली थी, है ना? कलकत्ता से रानीगंज के मध्य चली थी, है ना? रानीगंज के मध्य चली थी। ठीक है। और जो रेलवे के विकास में सरकारी और गैर सरकारी या प्राइवेट दोनों प्रयास सम्मिलित थे, तथा इसमें पूर्णतः ब्रिटिश पूंजी निवेशित थी, है ना? इसमें जो रेलवे का विकास किया था उसमें ब्रिटिश पूंजीपतियों से, मतलब ब्रिटिश पूंजी का हमने मतलब ब्रिटिश तात्कालिक स्तर पर ब्रिटिश सरकार ने सहयोग लिया था। और जो ब्रिटिश पूंजी लगी थी उस पर निवेश पर इन्होंने 5% लाभांश देने की गारंटी दी थी, है ना? जिनने भी पैसा दिया था उनसे कहा था कि आपको 5% लाभांश प्रदान किया जाएगा। आगे चलकर अगर देखा जाए तो 1900 के आसपास 1902 में रॉबर्टसन कमीशन गठित हुआ था, है ना? रॉबर्टसन कमीशन की सिफारिश के आधार पर रेलवे बोर्ड का गठन होता है, जो 1905 में बना था। आज भी आप देखते हैं तो रेलवे बोर्ड भारत में रेलवे के परिचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और लॉर्ड कर्जन के समय ये बना था आयोग, और लॉर्ड कर्जन के समय सबसे ज्यादा रेल लाइनों का विकास हुआ था, है ना? लॉर्ड कर्जन के समय सबसे ज्यादा रेल लाइन का विकास हुआ था। ठीक है, आगे हम देखें तो 1919 में एकवर्ड कमीशन आया था, है ना? एकवर्ड कमीशन आया था। इसने रेलवे के विकास में जो सरकारी धन के बारे में उपबंध किए थे, और रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। कब किया गया था? 1919 में एकवर्ड कमीशन की सिफारिशों के आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर एक प्रश्न का आंसर दीजिए अगर आपको पता हो तो, कि रेल बजट को आम बजट में मर्ज कब किया गया है ना? पिछले कुछ वर्षों में रेल बजट और आम बजट अलग अलग आते थे, परंतु एक हिंट दे देता हूँ, मतलब जो अभी सरकार चल रही इनके ही कार्यकाल में रेल बजट को आम बजट से अलग नहीं करते हुए इन दोनों को मर्ज करके एक साथ अब निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि रेलवे बजट को आम बजट में कब मिलाया गया, अलग कब किया था? 1919 में एकवर्ड कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। भारत में क्या है, प्रति मील रेलवे के विकास में 3000 पाउंड खर्च किए गए, है ना? 3000 पाउंड खर्च किए गए, जबकि इतना ही अगर हम देखें तो इंग्लैंड में 900 पाउंड खर्च हो रहे थे प्रति मील, है ना? प्रति मील। तो भारत में लगभग 3 गुना से भी ज्यादा पैसे खर्च किए गए, है ना? और भारत में अगर शुरुआती दौर में रेलवे घाटे की स्थिति में चल रहा था, परंतु फिर भी भारत में जो उद्योगपतियों को लाभांश की गारंटी थी उसे भारतीय खजाने से पैसे दिए जा रहे थे, है ना? भारतीय खजाने से पैसे दिए जा रहे थे। इससे क्या हो रहा था? धन की निकासी, जो आगे मैं बताने वाला हूँ, दादा भाई नारोजी ने दिया था। धन की निकासी को बढ़ावा मिला और भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था से एक खोखली या निर्धन अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आया। अब भारतीय अर्थव्यवस्था से इन उद्योगपतियों को लाभांश की गारंटी दी जा रही थी, तो इससे इसका जो भरपाई कहाँ से कर रहे थे? भरपाई ये कर रहे थे भू राजस्व की राशि में वृद्धि करके, है ना? भू राजस्व की राशि में वृद्धि करके, मतलब भारत के किसानों पर ये भार डाल रहे थे। अब रेलवे के परिणामों को देखा जाए तो हम इसके परिणामों को दो संदर्भ में देख सकते हैं।
एक तो सकारात्मक परिणाम और एक नकारात्मक परिणाम। ठीक है, सकारात्मक परिणामों को देखें तो रेलवे से क्या हुआ, आंतरिक बाजारों से संपर्क बढ़ा, है ना। रेलवे दूरस्थ या ऐसे सब शहरी क्षेत्रों में जाने लगे, तो इससे क्या हो गया, लोगों का आवागमन बढ़ा, है ना, लोगों का आवागमन बढ़ा, लोग आचार विचार संस्कृति से परिचित हुए, है ना। इसी क्रम में क्या होगा, राष्ट्रीय चेतना का विकास भी होगा, है ना। इसी क्रम में राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा, है ना। राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा, ठीक है। राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा जो भारत में आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में हमें दिखाई पड़ेगा, जो रेलवे ने इस माध्यम से काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। आगे वाला देखते हैं, है ना। आगे परिवहन सुविधा, रेलवे से क्या हो गया, परिवहन सुविधा को बढ़ावा मिला। जैसे अगर कोई माल भाड़ा ले जाना चाहता है तो उससे माल भाड़ा दर मतलब माल भाड़ा को बढ़ावा मिला, है ना। परिवहन लोगों को आने जाने में मदद मिली। इससे क्या होगा, लोगों में जात पात छुआछूत, है ना, जात पात छुआछूत की भावना कम होगी, है ना। जात पात छुआछूत की भावना कम होगी और लोग एक दूसरे को जानने समझने में, क्षेत्रीय भाषा संस्कृति, जैसे मान लो कोई बंगाल का व्यक्ति महाराष्ट्र जा रहा है तो बंगाली और जो मराठी लोगों के भी संपर्क बढ़ रहा है ना, तो भाषा का जो बैरियर है वो भी कम हो रहे हैं, ठीक है। जात पात की भावना कम हो रही है रेलवे के माध्यम से, ठीक है। तो ये तो सकारात्मक पॉइंट है, परंतु हम इसके नकारात्मक पॉइंट को देखें तो ये ज्यादा हमको दिखाई देते हैं। रेलवे का सबसे प्रमुख नकारात्मक प्रभाव देखे जाए तो ये औपनिवेशिक हितों से परिचालित थी, है ना। औपनिवेशिक हितों से परिचालित थी, है ना। औपनिवेशिक हितों से परिचालित थी और धन निकासी का ये रेलवे सबसे बड़ा सशक्त माध्यम था। धन निकासी का रेलवे सशक्त माध्यम था, है ना। सशक्त माध्यम कैसे था, आप देखिए कि रेलवे क्या करता था, जो ग्रामीण मतलब सब अर्बन क्षेत्र होते थे, जो जैसे तहसील स्तर के, विकासखंड स्तर के क्षेत्रों पर ही आती थी और वहां से कच्चा माल, है ना, कच्चा माल के अंतर्गत आप देख सकते हैं जैसे जूट, है ना, जूट कपास, है ना, जूट कपास, इनको ट्रेनों में भरकर बंदरगाहों पर पहुंचाती थी, है ना, बंदरगाहों पर पहुंचाती, बंदरगाहों पर क्या कर दिया था, लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड हजूर ने डे और नाइट, है ना, डे और नाइट दोनों समय माल चढ़ाई और उतराई, है ना, दोनों की व्यवस्था कर दी थी और वहां पे प्रकाश स्तंभ लगवा दिए थे, है ना, कहाँ पे, बंदरगाहों पर प्रकाश स्तंभों की व्यवस्था करा दी थी, है ना। मतलब 24 घंटे वहां पर कार्य हो सकता था, है ना, कार्य हो सकता था बंदरगाहों पर। रेलवे वहां वहां पे अपना सामान ले जाती और वहां से क्या होता था, जो प्रसंस्कृत वस्तुएं होती थी, है ना, औद्योगिक क्रांति के समय जो भी वस्तुएं बंदरगाहों पर आ रही थी उन्हें रेलवे में भरकर भारत के जो शहरों में पहुंचाया जा रहा था, है ना, शहरों में पहुंचाया जा रहा था। अब शहरों में पहुंचाया जा रहा था तो वहां पे जो देसी उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग थे, उनका पतन हो गया। ये उनसे वो प्रतिस्पर्धा नहीं सॉरी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, टक्कर नहीं ले पाए विदेशी वस्तुओं की तुलना में। तो इससे क्या हो गया, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया और ये हस्तशिल्प उद्योग जब उनका पतन हुआ तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर रहने लगे, है ना, शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर रहने लगे और कृषि पर ये एक तरह से बोझ की तरह दिखे। जैसे 4 लोग गांव में रह रहे, 2 लोग शहर में रहते हो, तो 2 लोग भी जाकर गांव में कृषि करने लगे, तो वो 6 लोग एक ही जगह पर वो उतनी ही खेती कर रहे हैं, जिससे प्रचंड बेरोजगारी में वृद्धि हुई और भारत में मतलब एक तरह से गरीबी और ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई। ऋणग्रस्तता में कैसे वृद्धि हुई, जब इन्होंने भू राजस्व में वृद्धि कर दी तो लोग किसान वगैरह महाजनों के पास गए और उन्होंने ऋण लिया और अपने भू राजस्व को चुकाया। इससे ये ऋण के जंजाल में फंस गए और महाजनी शोषण का भी शिकार हुए, ठीक है। तो रेलवे का एक व्यापक असर भारत में नकारात्मक देखा जाता है तात्कालिक स्तर पर। और इन्होंने जो खाद्यान्न की औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में चल रही थी, तो वहां पे जनसंख्या काफी तीव्र गति से बढ़ रही थी, है ना, तीव्र गति से बढ़ रही थी, तो वहां पे खाद्यान्न की आवश्यकता के लिए भारत से खाद्यान्न को इंग्लैंड भेजना प्रारंभ कर दिया रेलवे के माध्यम से। तो भारत में खाद्यान्न की कमी होने लगी, भारत में फिर क्या होगा, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, है ना। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे अकाल आयोग भी गठित किए गए थे, वो इसी संदर्भ में किए गए थे कि भारत में अकाल
पड़ रहा था। ठीक है, तो ये रेलवे का पूरा था, इसको हमने देख लिया। अगले वाले वीडियो में हम दादा भाई नौरोजी को धन निकासी के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे ना, धन के निकासी के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और रेलवे के संदर्भ में एक बात और कही थी किसने, बाल गंगाधर तिलक ने कही थी कि ये किसी दूसरे की स्त्री के श्रृंगार पटल पर खर्च करने के समान है ना। तात्कालिक संदर्भ में, रेलवे के संदर्भ में इन्होंने ये कहा था कि ये किसी दूसरे की स्त्री के श्रृंगार पटल पर खर्च करने के समान है। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कहना क्या चाहते हैं कि रेलवे फायदा ब्रिटिश पूंजीपतियों, ब्रिटिश सरकार को पहुंचा रही थी, तो ये दूसरे के श्रृंगार पटल पर खर्च करने के समान है। भारतीय खजाने से हम रेलवे में पैसा लगा रहे थे, जबकि लाभ इसको किसको हो रहा था, ब्रिटिश पूंजीपतियों को हो रहा था। इसी संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी, कि जिस देश में कोयला और लोहा हो, है ना, कोयला और लोहा हो तथा वहां परिवहन के साधनों का आधुनिकीकरण हो जाए, परिवहन के साधनों का आधुनिकीकरण हो जाए, तो वहां पे औद्योगिकीकरण आएगा, है ना, औद्योगिकीकरण आएगा। परंतु भारत में औद्योगिकीकरण नहीं आया, भारत में रेलवे ने औद्योगिकीकरण की जगह विऔद्योगिकीकरण कर दिया, है ना, विऔद्योगिकीकरण कर दिया, है ना। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं वो ऐसे देशों के संदर्भ में कह रहे हैं जहां पर औपनिवेशिक शासन नहीं था, जैसे जर्मनी हो गया, है ना, ब्रिटेन हो गया, इन देशों के संदर्भ में इनकी बात सही थी कार्ल मार्क्स की। परंतु भारत जैसे औपनिवेशिक देश में ऐसा नहीं हो पाया, है ना। ऐसा क्यों नहीं हो पाया, रेलवे ने इसकी जगह उल्टा कार्य कर दिया, विऔद्योगिकीकरण कर दिया। विऔद्योगिकीकरण कैसे कर दिया कि जो हस्तशिल्प उद्योग है उनका पतन कर दिया, और जो तात्कालिक स्तर पर सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उसने उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया, तो एक तरह से खालीपन आ गया, ना तो उद्योग बचे और ना ही पुराने उद्योग बचे, तो एक तरह से शून्य सी चीज उत्पन्न हो गई, जिसे हम विऔद्योगिकीकरण के तहत देख सकते हैं, है ना। तो ये कार्ल मार्क्स की बात बिल्कुल सही है, उन्होंने कहा कि जिस देश में कोयला और लोहा हो तथा परिवहन के साधनों का आधुनिकीकरण हो जाए, वहां पे औद्योगिकरण जरूर आएगा। परंतु ये भारत के संदर्भ में सत्य नहीं कह सकते हो, क्योंकि मैंने आपको चीजें बता दी। ठीक है, एक बात और हम देख सकते हैं आगे, एक सेकेंड, कि अगर एक प्रश्न हम लिख सकते हैं इसमें कि रेलवे ने भारत में वही किया जो अन्यत्र किया, मतलब रेलवे भारत, सॉरी एक सेकंड में अपने स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। रेलवे ने भारत में वही किया जो करना चाहिए था, परंतु वास्तविक रूप से भारत औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था, इसलिए जो प्रभाव था वो औपनिवेशिक शक्ति के अंतर्गत गया, मतलब इसका जो पूरा तरह से लाभ मिला है वो औपनिवेशिक शक्ति अर्थात ब्रिटेन को मिला है। भारत को इसका तात्कालिक स्तर पर कोई लाभ नहीं मिला। हाँ, दीर्घकालिक स्तर पर हम देख सकते हैं आधुनिक भारत में, अगर हम वर्तमान में देखें, रेलवे से हम काफी चीजों को ग्लोबलाइज्ड देख सकते हैं, रेलवे से आधुनिक जनजीवन बसता है, लोगों की बनता है, लोगों की कनेक्टिविटी बनी है। परंतु तात्कालिक भारत के संदर्भ में रेलवे के विकास ने जो ब्रिटिश पूंजीपतियों, ब्रिटिश सरकार को फायदा पहुंचाया। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, अगले वाले वीडियो में आगे की बातों को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।